Good morning, class. How are you all? Let us start our chapter. Today we are going to see different parts of a cell. As I told you in our previous class, the cell has got plasma membrane, it has got the nucleus, and it has got the fluid between the wall and the nucleus. Now, the shape and size of the cells are related to the specific function they perform. See, in our whole body, this is Krishna, right? So this is my eye. The function of eye is different. This is my mouth. The function of mouth is something different. This is my stomach. So function of stomach is something else. This is my brain. The function of my brain is something else. Now together they function for whole body, right? खाना भी ज़रूर है मेरे लिए, सांस लेना भी ज़रूरी है, हार्ट ब्लड को पंप करना भी ज़रूरी है, दिमाग सोचना भी ज़रूरी है. सो इंडिविजुअली ये सब अपना अपना फंक्शन करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? होल बॉडी के लिए करते हैं, राइट? सो ईच सेल हैज़ गॉट स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. अब देखने की बात यह है कि ब्रेन का सेल लो तो क्या वो स्टमक के सेल के जैसा ही होगा, या हार्ट का सेल लो तो क्या वो ब्रेन के सेल के जैसा होगा? उनका स्ट्रक्चर अलग होगा. लेकिन हार्ट के सेल में भी वही तीन चीज़ें होगी जो नर्व सेल में होगी, जो स्टमक में होगी, जो ब्लड में होगी. तीनों चीज़ तो कॉमन है, उनका शेप अलग हो सकता है, उनका फंक्शन अलग हो सकता है, राइट? सो एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैज़ गॉट स्पेसिफिक फंक्शन एंड देयर शेप में बी डिफरेंट, बट इट हैज़ गॉट ऑल द स्ट्रक्चर्स सिमिलर. तीनों के तीनों स्ट्रक्चर उसके अंदर होंगे, राइट? ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म certain basic functions that are characteristics of all living. Now division of labor. See, अगर मैं एक क्लास को बोलूँ अपने 9th स्टैंडर्ड को कि चलो अभी आज आपने स्कूल की सफाई करनी है, राइट? तो क्या कैसे करेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं वो एक क्लास साफ़ करेंगे, दूसरे कुछ बच्चे स्टेयरकेस करेंगे, दूसरे 3 बच्चे जो होंगे वो ग्राउंड करेंगे, राइट? काम सबका सेम है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर हो गया. ऐसा नहीं कि सारे के सारे बच्चे एक ही क्लास में सफाई करें, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में, फिर सीढ़ी करेंगे, फिर ग्राउंड में जाएंगे. ऐसा नहीं, डिवीजन कर दिया हमने, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, राइट? उसी तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो भी डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो करते हैं. काम सबका अलग अलग हो सकता है, तभी तो वो पूरी बॉडी को काम आते, चाहे हमारी बॉडी हो, एनिमल की हो, प्लांट की हो, या इंसेक्ट्स की हो, छोटे, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप, स्टमक टू डाइजेस्ट, एंड सो ऑन. Similarly, division of labor is also seen with a single cell in many cases. In fact, each such cell has got certain specific components. और organelles, उसका नाम है organelles, अलग अलग components. जैसे कैसे आँख है हमारी, राइट? तो आँख के अंदर लेंस है, रेटिना है, स्क्रीन है, तो ये उसके अलग अलग components या organelles हुए, लेकिन together it is known as eye. अंडरस्टूड? तो उसी तरह सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, एंड सो ऑन. तो हर एक सेल का जो ऑर्गेनल है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. क्या फंक्शन होगा? कि एक का फंक्शन है कि सेल के अंदर न्यू मटेरियल बनाना, दूसरे का फंक्शन होगा जो मटेरियल ओल्ड हो चुका है, वेस्ट होता है, उसको सेल से बाहर फेंक देने का, राइट? सो एवरी ऑर्गेनल्स हैज़ गॉट इट्स ओन फंक्शन ऑल्सो. A cell is able to live and perform all its function because of this organelles. अगर ये organelles में कुछ खराबी आ गई तो सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा. सी आपने नाम सुना होगा
बीमारी का नाम जिसको बोलते हैं कैंसर हुआ है, लोग डर जाते हैं, बोलते हैं ना कैंसर हुआ है इसको। तो कैंसरस सेल क्या होता है कि या तो हमारे सेल जो होते हैं ना एक डेड हो जाते हैं, उसकी जगह नए सेल आते हैं। दिस इज़ रूटीन हेल्दी, राइट। जब कैंसर होता है तो दो तरह का कैंसर होता है। उसमें क्या होता है कि इन वन टाइप ऑफ सेल जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं डेड हो जाते हैं, वो फिर बाहर नहीं जाते हैं, बॉडी में ही रहते हैं और नया सेल आ जाता है, राइट। फिर वो सेल डेड हो जाएगा तो वहीं रहेगा, उसकी जगह नया सेल आ जाएगा, तो शरीर में एक गट्ठे जैसा जमा होने लग जाएगा, राइट, जिसको हम एक्सटर्नली दवाइयों से या ट्रीटमेंट दे के वो डेड सेल को बाहर निकालना पड़ता है हमको। दूसरे तरीके का कैंसर होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का सेल होता है वो फंक्शन करके डेड हो जाता है, फिर नया सेल नहीं बनता है, तो धीरे धीरे सेल की कमी होने लगती है। तो जब ये सेल जो ईच सेल के ऑर्गेनेल से उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि कोई नया मटेरियल बनाएगा, दूसरा ऑर्गेनेल है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देगा, तो नया बनेगा बाहर जाएगा, नया बनेगा बाहर जाएगा, नया बनेगा बाहर जाएगा। तो दिस cycle keeps on everything rotating, okay. These organelles together constitute the basic unit called the cell. It is interesting that all the cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organisms they are found in. ऐसा नहीं है कि प्लांट का जो सेल है उसके अंदर ये 3 ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, एंड कोई एनिमल है उसके ऑर्गेनल्स में ये 3 नहीं होंगे सेल के अंदर, या ह्यूमन बॉडी में नहीं होंगे, चाहे कोई भी हो, लिविंग सेल होगा तो उसके अंदर ये 3 ऑर्गेनल्स होंगे। If we study the cell under a microscope, we would come across these 3 features of almost all the cells, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का मेम्ब्रेन दीवार जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड के फॉर्म में रहता है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। अभी सेल जो होगा वो क्या करेगा, एक सेल है, ये उसके आजू बाजू का इन्वायरमेंट है, राइट। तो ये सेल अपने आजू बाजू के इन्वायरमेंट के साथ में कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो सेल के अंदर के 3 ऑर्गेनेल्स है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, उसकी मदद से वो इंटरेक्ट करेगा। आगे देखते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करता है। लेट अस सी फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, उसका क्या काम होता है। जैसे अपनी स्कूल है, राइट, अभी स्कूल का क्या काम है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, अंडरस्टूड, और स्कूल की एक बाउंड्री है, बाउंड्री के आगे एक गेट है, तो समझ लो कि स्कूल हमारी जो बिल्डिंग है वो न्यूक्लियस है, जो ग्राउंड है रिसेस में आप जहाँ बैठते हो वो साइटोप्लाज्म है, राइट, और जो आउटर बाउंड्री है गेट वाली उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लो। अभी आपको स्कूल में आना है तो कैसे आओगे, गेट में से आओगे, टीचर्स को आना है तो गेट में से आएंगे, छुट्टी के बाद घर जाना है तो गेट में से बाहर जाओगे, टीचर्स भी बाहर जाएगी, राइट। अपनी स्कूल के बाहर कोई गाय है, डॉग है, वो घूमते रहते हैं, अगर वो अंदर आना चाहे तो क्या हम अंदर आने देंगे, नहीं आने देंगे, राइट। तो कौन रोकेगा, गेट रोकेगा, या गेट के ऊपर जो होगा वो रोकेगा, अंडरस्टूड। तो उसी तरह से उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी काम करता है। लेट अस सी क्या करता है। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, वो किसी न किसी को अंदर आने देगा, किसी को अंदर से बाहर जाने देगा, लेकिन किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। It also prevents the movement of some other materials, the cell membrane, therefore it is called a selectively permeable membrane।
जैसे कैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स को अंदर आने मिलेगा, टीचर्स को अंदर आने मिलेगा, विजिटर को अंदर आने मिलेगा, लेकिन काऊ, डॉग, बफेलो, डोंकी जो घूमते अगर वो अंदर आना चाहे तो उसको अंदर आने नहीं दिएगा। तो परमिएबल मतलब परमिशन देना अंदर आने की या बाहर जाने की। सिलेक्टिव मतलब चुनिंदा लोगों को, सबको नहीं, राइट, दैट इज नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल। Some substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that this is a spontaneous movement of substance from a region of high concentration to the region of lower concentration. अभी देखो, मान लो कि 8th स्टैंडर्ड में 6 बच्चे हैं और 7th स्टैंडर्ड में 20 बच्चे हैं। अगर कोई एक टीचर नहीं आई है तो हम क्या बोलेंगे कि चलो 6 बच्चे जो हैं, राइट, उनके क्लास में जगह बहुत पड़ी है तो 7th वालों को बुला लो, पूरा क्लास भर जाएगा। अंडरस्टूड? सो सिलेक्टिव परमिएबल मतलब हम किस स्टूडेंट को अंदर आने देते हैं। डिफ्यूजन, लेट अस सी डिफ्यूजन के एक बॉटल पानी की भर के रखो और उसके अंदर एक ड्रॉप इंक का डालो तो क्या होगा कि पूरा इंक का जो एक ड्रॉप है पूरे ग्लास में या पूरी बॉटल में फैल जाएगा, पड़ा नहीं रहेगा, राइट। अगर इंक की जगह मैंने एक ऑयल का ड्रॉप डाला होता तो सिर्फ अगर ऑयल डालूँगा तो वो पूरे ग्लास में नहीं फैल जाएगा, सिर्फ ऊपर ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इंक का ड्रॉप डाला तो क्या होगा, या ब्लड का ड्रॉप डाला तो पूरे ग्लास का बॉटल ब्लू हो जाएगा या रेड हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ नोन एज डिफ्यूज़ हो जाता है। जो ड्रॉप था इंक का, राइट, जैसे ही पानी में गया वो धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होने लगा और पूरे ग्लास में फैल गया। सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें से वो डिफ्यूज़ होते हैं, अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर भी आते हैं, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अंदर आने देगी, ऑक्सीजन को भी अंदर आने देगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी जाने देगी, ऑक्सीजन को भी बाहर जाने देगा। सो दिस वाज अबाउट डिफ्यूजन। नाउ ये डिफ्यूजन का लॉ क्या है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कि इंक जो पूरी कॉन्सेंट्रेटेड एकदम डार्क ब्लू है और पानी के अंदर तो बिल्कुल इंक नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं या तो वेरी लो है। तो जब हम इंक का ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फैल जाएगा। उसी तरह जैसे गैस एक्सचेंज होता है उसी तरह पानी, वाटर भी हमारे बॉडी के सेल के अंदर जाता है और सेल से बाहर आता है। अभी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, राइट, सी ये सेल है, ये आउटर इन्वायरमेंट है, राइट, इसके अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। फॉर एग्जांपल अभी लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो सपोज सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है पानी का और ये बाहर का इन्वायरमेंट है वहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो सेल में से पानी बाहर जाएगा और बाहर से पानी अंदर भी आएगा, राइट। लेकिन बाहर जितना जाएगा उतना ही अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, राइट। इट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसको बोलते हैं हम हाइपो सॉल्यूशन, राइट। दूसरी सिचुएशन आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या है कि जितना वाटर सेल के अंदर है उतना ही वाटर बाहर इन्वायरमेंट में है, राइट। सो दोनों जगह वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, सेम है। तो यहाँ से जितना पानी इधर जाएगा यहाँ से पानी सेम इधर जाएगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सी 5 rupees इज हियर एंड 5 rupees हियर, आई गेव हर 5 rupees, सी गेव मी 5 rupees। तो दोनों का कुछ
घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। दिस इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा आता है हाइपरटोनिक, राइट, कि यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है, राइट, और बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। सो इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी, बाहर if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning it is सेल के अंदर जितना concentration है पानी का, right, बाहर के environment में उससे कम है, तो सेल में से पानी बाहर जाएगा। If the medium is lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose the water, सेल में से पानी बाहर जाएगा क्योंकि बाहर कम पानी है ना, तो जहाँ से ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, राइट। तो जब बाहर एनवायरनमेंट में पानी कम है तो अंदर से पानी सेल में से बाहर जाएगा, तो सेल में से बाहर जाएगा तब सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। दिस इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। अब दूसरा केस देख लो, लेट अस रिवाइज व्हाट इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अभी देखो, सेल के अंदर पानी कम है, बाहर ज़्यादा है पानी, राइट, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से बाहर से पानी सेल में जाएगा तो सेल फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अगर देखो आप नॉर्मली अपना हाथ पानी में या बारिश में ज़्यादा देर भीगते हो तो क्या होता है, तुम्हारी स्किन जो होती है ना वो स्वेल होने लग जाती है कि नहीं। ज़्यादा देर स्विमिंग करोगे पानी में, स्विमिंग पूल में जाओगे तो फिर अपनी उंगलियां देखोगे तो रिंकल्स जैसा आ जाएगा आपकी उंगलियों में, अंडरस्टूड। फिर दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट, कि बाहर से पानी सेल के अंदर गया, फिर सेल में जितना है बाहर उतना है, सेम है, दैट इज आइसोटोनिक। थर्ड वन, बाहर कम है सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल में से बाहर जाएगा पानी, जब बाहर जाएगा तो सेल क्या हो गया, सिकुड़ गया। दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर ओनली and we will continue in our next class. Till then, revise the chapter.